आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट IAS बाई साकेत राजवंश में स्वागत है। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे मेरी गुजारिश ये भी रहेगी कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को पूरा देखने के बाद इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, उन क्वेश्चंस को आप हल करें। और इस समय हम लोग जानते हैं कि स्थल मंडल का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पृथ्वी या हमारे ग्रह किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं। इसी कड़ी में आज हम देखेंगे कि ऑटो स्मिड किस प्रकार अपनी जो धूल परिकल्पना है, इस धूल परिकल्पना को अंतर तारक धूल परिकल्पना कहा गया है, जिसके तहत ये जो है पृथ्वी एवं उससे संबंधित ग्रहों की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑटो स्मिड की अंतर तारक धूल परिकल्पना को समझने के लिए हमने कुछ कंटेंट्स तैयार किए हैं, जैसे भूमिका, मान्यताएं, सिद्धांत की व्याख्या, मूल्यांकन और अंत में हम क्या देखेंगे, निष्कर्ष। देखिए, अगर हम भूमिका की बात करें तो ऑटो स्मिड ने 1943 ईस्वी में अपना सिद्धांत दिया था। ने क्या बताया कि ऑटो स्मिड महोदय ने 1943 ईस्वी में अपना सिद्धांत दिया था। ये रूस के वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने सिद्धांत में पहले से चली आ रही कुछ समस्याएं, जैसे सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी, इसके साथ साथ सूर्य और ग्रहों के मध्य कोणीय आवेग तथा सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ग्रहों की दिशा के संबंध में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उन समस्याओं को इन्होंने अपने सिद्धांत में दूर करने का प्रयास किया है। तो ये हमारी क्या हो सकती है? भूमिका हो सकती है। हमने क्या बताया कि इनका सिद्धांत 1943 ईस्वी में आता है। ये रूस के वैज्ञानिक थे। इससे पहले पृथ्वी एवं ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ समस्याएं चली आ रही थी, जैसे सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी, सूर्य एवं उसके ग्रहों के मध्य कोणीय आवेग में अंतर, और इसके साथ साथ जो हमारे ग्रह थे ये किस प्रकार सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, इनकी दिशा के संबंध में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। उन समस्याओं को इन्होंने अपने सिद्धांत में दूर करने का प्रयास किया है। भूमिका के बाद हम आएंगे मान्यताओं पर। मान्यताएं। ऑटो स्मिड अभी से जितने भी सिद्धांत पहले से चले आ रहे थे, उससे भिन्न इन्होंने कुछ मान्यताएं मान ली। जैसे जो बहुत महत्वपूर्ण मान्यता है इनकी क्या थी कि ब्रह्मांड में पहले से ही धूल कण, धुएं के कण और बादल मौजूद थे। हमने क्या बताया कि इन्होंने अपने सिद्धांत में किन मान्यताओं को माना कि पहले से ही ब्रह्मांड में क्या है, धूल के कण हैं, धुएं के कण हैं और क्या है, बादल मौजूद हैं। इन्होंने क्या बताया कि ये धूल, धुएं और बादल जो मौजूद हैं, ये कहां से आ गए। इन्होंने कहा कि इसकी उत्पत्ति के पीछे तारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तारों की। यानी तारों से ही इस ब्रह्मांड में धूल, धुएं एवं बादल जैसे कण उपस्थित थे, और इसी मान्यता के आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत की क्या कर दी, व्याख्या कर दी। देखते हैं इनके सिद्धांत की व्याख्या। सिद्धांत की व्याख्या। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया
कि आदिकाल से ही, क्या बताएं, आदिकाल से ही इस ब्रह्मांड में धूल कण, धुएं के कण तथा बादल मौजूद थे, यानी बादल उपस्थित थे। क्या बताएं कि आदिकाल से ही धूल के कण, धुएं के कण और बादल इस ब्रह्मांड में उपस्थित थे। धूल के कणों को इन्होंने क्या कहा, गैसों के कण। ठीक है, फिर आगे क्या बताते हैं कि हमारा सूर्य अपनी ही आकाश गंगा के पास से गुजर रहा था। इन्होंने क्या बताया कि हमारा सूर्य हमारी अपनी ही आकाश गंगा के पास से गुजर रहा था। तो इस सूर्य की, ये हमारी क्या है, आकाश गंगा है। तो अपनी सिद्धांत की व्याख्या करते हुए क्या बताते हैं, ये क्या है, सूर्य है। क्या बताते हैं कि हमारा अपना सूर्य हमारी आकाश गंगा के पास से गुजर रहा था। तभी आकाश गंगा में कुछ धूल कण के साथ साथ धुआं एवं वायु के कण और बादल इस सूर्य की आकर्षण शक्ति से आकर्षित हो गए। सूर्य की आकर्षण शक्ति से आकर्षित हो गए और जैसे ये धूल एवं गैसों तथा बादल के कण सूर्य की तरफ आकर्षित होते हैं, परिणाम स्वरूप ये क्या है, सूर्य के साथ ही घूमने लगते हैं। क्या कर रहे हैं, सूर्य के साथ ही, सूर्य की आकर्षण शक्ति के साथ ये कण क्या है, घूमने लगते हैं। इसके बाद ऑटो स्मिथ क्या कहते हैं कि जो धूल के कण थे, जो धूल के कण थे, ये वायु के कणों की तुलना में अधिक ठोस थे। परिणाम क्या होता है कि जिसके कारण प्रत्यास्थता की उपस्थिति से जब ये कण आपस में टकरा रहे थे तो धीरे धीरे इनकी गति मंद होती चली गई। क्या कहें कि जैसे ये सूर्य है, ये आकाश गंगा है, हमारा सूर्य आकाश गंगा के पास से गुजर रहा था, तो इस आकाश गंगा में जो धूल और वायु तथा बादल जैसे कुछ कण उपस्थित थे, आकर्षण शक्ति से आकर्षित होते हैं और सूर्य के साथ घूम रहे होते हैं। और ऐसे घूमती हुई स्थिति में जो धूल के कण थे ये अधिक ठोस थे। परिणाम स्वरूप प्रत्यास्थता की उपस्थिति के कारण जैसे जैसे ये आपस में टकरा रहे थे, इनकी गति क्या होती चली गई, धीमी होती चली गई। ठीक इसके विपरीत जो वायु के कण थे, ये चूंकि कण हल्के थे, हल्के होने के कारण इनकी गति उतना अधिक मंद नहीं हो पाई जितना गति ठोस कणों की क्या हो गई थी, या धूल कणों की गति क्या हो गई थी, मंद हो गई थी। फिर ये आगे क्या कहते हैं कि जब ये धूल कण धीरे धीरे मंद गति में पहुंचने लगे, कैसे पहुंचने लगे, मंद गति में, तो इन धूल कणों ने आसपास से अन्य धूल कणों को अपनी तरफ क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। अब इस सिंगल या प्रारंभिक धूल कण को जब ये और अधिक बड़े होने लगे तो इन्हें क्या नाम दिया, इन्होंने भ्रूण नाम दिया। यह भ्रूण धीरे धीरे आकार में बढ़ते चले गए
और जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑटो स्मिथ ने क्या कहा कि यह भ्रूण अब एस्टेरॉयड कहलाया। क्या कहलाया? एस्टेरॉयड कहलाया। यानी धूल कण मंद गति में आते हैं, धूल कण भ्रूण का निर्माण करते हैं, और जैसे जैसे भ्रूण बड़ा होता चला जाता है, इन्होंने क्या कहा? एस्टेरॉयड कहा। आगे चलकर ऑटो स्मिथ महोदय क्या कहते हैं? समय के साथ यह एस्टेरॉयड आकार में बढ़ते चले गए। आकार में क्या हो गया? बढ़ते चले गए, और आकार में बढ़ते चले जाने के कारण इन्हीं एस्टेरॉयड से धीरे धीरे किसका निर्माण हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ, और उसी में से हमारी एक क्या है? पृथ्वी है। ऑटो स्मिथ यहां पर एक बात और बताते हैं कि जो ये धूल कण थे, जो बचे हुए धूल कण रह गए और जो हमारे ग्रहों के आसपास थे, इन्होंने भविष्य में आगे चल करके किसका निर्माण कर लिया? उपग्रहों का निर्माण कर लिया। इस प्रकार ऑटो स्मिथ ने अपने सिद्धांत में क्या कहा? इन अपने सिद्धांत में, जिसे अंतःतारक धूल परिकल्पना कहा जाता है, इन्होंने पृथ्वी एवं उससे संबंधित ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है। अब आते हैं इनके सिद्धांत का मूल्यांकन। ये किस प्रकार इनके सिद्धांत का हम मूल्यांकन करते हैं? सिद्धांत का मूल्यांकन। अभी तक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी वो क्या है? सूर्य, ग्रह तथा उपग्रह के मध्य कोणीय आवेग की। तो इन्होंने स्पष्ट किया, क्या कहा? कि चूंकि ग्रह तथा उपग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से अलग धूल कणों से हुई है। किससे हुई है? धूल कणों से। इसीलिए सूर्य, ग्रह तथा उपग्रहों के मध्य जो कोणीय आवेग पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कोणीय आवेग, उसमें असमानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? असमानता पाई जाती है। इन्होंने क्या कहा कि जो सूर्य है, इससे हट करके धूल कणों से ग्रह तथा उपग्रहों की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए सूर्य तथा ग्रहों के मध्य जो कोणीय आवेग पाया जाता है, वह कोणीय आवेग पाया जाता है, उस कोणीय आवेग में अंतर देखने को मिलता है। अगली बात ये क्या बताते हैं कि सूर्य के पास जो ग्रह पास में स्थित है, सूर्य के नजदीक, निश्चित ही उसका कोणीय आवेग क्या होगा? कम होगा। यानी ये सूर्य मान लेते हैं, और इस सूर्य के पास जो ग्रह उपस्थित है उसका कोणीय आवेग क्या है? कम है। और जैसे जैसे हम सूर्य से दूर चले जाते हैं और जो ग्रह हमारे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, उनका कोणीय आवेग उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि जो ग्रह सूर्य के पास है वह अधिक ऊष्मा के कारण घनीभूत होता चला गया। क्या होता चला गया? घनीभूत होता चला गया। इसीलिए सूर्य के पास स्थित जो ग्रह हैं, उनका जो घनत्व है या वो अधिक भारी हैं, और जैसे जैसे हम सूर्य से दूर चले जाते हैं, या वह ग्रह जो सूर्य से दूर चले गए, उनके घनत्व में क्या आती चली गई? कमी आती चली गई। इसके साथ साथ इन्होंने क्या बताया कि चूंकि धूल के कारण भिन्न भिन्न ग्रह क्या हैं? निर्मित हुए हैं, इसीलिए सूर्य तथा ग्रहों के बीच की जो दूरी है उसमें कोई भी निरंतरता नहीं देखी जाती, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से धूल कण थे, और इन स्वतंत्र रूप से धूल कणों के द्वारा ही हमारी पृथ्वी और उससे संबंधित या उपग्रह एवं ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार हमने इनके सिद्धांत का मूल्यांकन देखा। इन्होंने क्या बताया कि कोणीय आवेग की समस्या को दूर किया। इसके साथ साथ इन्होंने जो है सूर्य
और उसके ग्रहों के मध्य घनत्व संबंधी कुछ समस्याएं आ रही थी, उनको भी इन्होंने अपने सिद्धांत में दूर करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ सूर्य एवं ग्रहों और उपग्रहों के मध्य जो दूरी थी उस समस्या को भी इन्होंने क्या है अपने सिद्धांत में दूर करने का प्रयास किया है। इसके बाद हम आते हैं निष्कर्ष पर। देखिए, निश्चित ही ऑटो स्मिड ने अपने सिद्धांत में वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लिया और इन्हीं वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर एक लंबे समय तक इनकी अंतरतारक धूल परिकल्पना को समर्थन भी मिला। फिर भी इनके सिद्धांत में कुछ कमियां देखी जाती हैं, जैसे ये अपने सिद्धांत में इन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि ये जो धूल कण हैं या धुएं के कण हैं या बादल के कण हैं, ये प्रारंभ में निष्क्रिय अवस्था में थे, जैसा कि इन्होंने बताया भी था, लेकिन ये किस प्रकार सक्रिय अवस्था में आ गए, इस पर भी इन्होंने बहुत अधिक विधिवत तरीके से जो है संतोषजनक तरीके से इस बात का इन्होंने स्पष्ट उत्तर अपने सिद्धांत में नहीं दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ऑटो स्मिड के इस सिद्धांत को हम देखते हैं कि भूमिका, मान्यताएं और सिद्धांत की व्याख्या तथा मूल्यांकन एवं निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं कि अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे उसको लिख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।